बच्चों नमस्ते। हम मानसरोवर खंड का पहला पद इसकी व्याख्या देख चुके थे और हम आज उसके आगे के कुछ पदों की व्याख्या देखेंगे। और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में ये मानसरोवर खंड रखा गया है और इसके कुल 6 पदों की व्याख्या पढ़नी है। तो हमने पहला पद देखा कि मानसरोवर में स्नान करने के लिए पद्मावती अपनी सभी सखियों सहेलियों के साथ आती है और ऐसा लगता है कि वह पद्मावती और उसकी सखी सहेलियां ना होकर के पूरी की पूरी फुलवारी चली आ रही है। और फुलवारी चली आ रही है तो कभी इसमें रूपक गढ़ता है कि कौन सखी किस किस तरह के फूल जैसी लग रही है। तो एक तरह का वस्तु वर्णन और सौंदर्य का चित्रण करते हुए इस पद में यह बताना चाहता है कि सभी सुंदर सखियां सहेलियां मानसरोवर में स्नान करने के लिए चली आई हैं। आगे के पद की हम व्याख्या देखें, दूसरे पद की, तो यहाँ से देख सकते हैं कि खेलत मानसरोवर गई जाय पाल पर ठाढ़ी भई। खेलत, इसका मतलब यह हुआ कि रास्ते में सभी सखियां सहेलियां साथ में दोस्त चलते हैं तो खेलते कूदते हुए जाते हैं, शांत होकर के नहीं जाते, मतलब उत्साह के साथ मानसरोवर के किनारे तक गई और जाय पाल पर यानी वहाँ किनारे पहुंचकर ठाढ़ी भई यानी खड़ी हो जाती हैं। देख सरोवर हंसै कुलेली, और सभी सखियां सहेलियां उस मानसरोवर को देख करके, तालाब को देख करके हंसती हैं, क्रीड़ाएँ करती हैं, खुश होती हैं। पद्मावत सौ कहें सहेली, और सभी सहेलियां पद्मावती से कुछ बात कहती हैं। क्या कहती हैं वो आगे बताया गया है। ऐ रानी मन देखो बिचारी, ऐ रानी, ऐ पद्मावती, देखो और मन में विचार करो। क्या विचार करो? एह नैहर रहना दिन चारी, कि इस नैहर में, इस मायके में केवल 4 ही दिन रहना है। जो लग है पिता कर राजू, खेल ले हूँ जो खेल हूँ आजू, कि जब तक पिता का राज्य है, पिता का शासन है, तब तक खेल लो। कल को तुम इस मायके से ससुराल जाना ही पड़ेगा। पुनि सासुर, पुनि मतलब फिर से, कहाँ जाना पड़ेगा? ससुराल में। हम गवनब काली, कि हमें अपने गौने में, विवाह के बाद गौना होता है तो लड़की ससुराल जाती है, तो पुनि फिर हमें सासुर हम गवनब काली, की हमें फिर से ससुराल में अपने गौने के समय जाना ही पड़ेगा। कित हम कित यह सरोवर पाली, ना तो हम यहाँ पर होंगे मायके में, ना तो यह सरोवर का किनारा होगा, ना तो यह तालाब होगा। कित आवन पुनि अपने हाथा, कि फिर से अपने हाथ में यह समय नहीं आने वाला है। कित मिल के खेलब एक साथा, कि और फिर से हम एक साथ मिल करके कभी खेल नहीं पाएंगे। सास ननद बोलिन जिउले, फिर तो सास और ननद वहाँ पर बोलियाँ बोलेंगी। दारुण ससुर न निसरे देही, दारुण का मतलब कठोर, जो कठोर ससुर होगा उसका शासन कठोर होगा, वह घर से बाहर भी निकलने नहीं देगा। प्यू प्यार सिर ऊपर पुनिसो कहें दोहका, कहते हैं कि जो प्रिय का प्यार है वह इन सब के ऊपर है। सास ससुर या ननद जो भी कुछ भी हैं, इन सब के ऊपर तो प्रिय का प्यार है और नायिका को प्रिय का प्यार ही चाहिए। तो पुनिसो करे दोहका, पता नहीं वह मेरे साथ फिर कैसा व्यवहार करे। दह सुख राखै कि दुख, वह मुझे वहाँ पर सुख से रखेगा कि दुख से रखेगा। दह कस जन्म निभा, ना जाने कैसे अपने उस जन्म का निर्वाह करूँगी, यानी ससुराल में मैं कैसे निर्वाह करूँगी यह मुझे पता नहीं है। तो देखिए इस पद में हमें 2-3 चीज़ें देखने समझने को मिल जाती हैं कि एक तो जिस स्थिति परिस्थिति, एक जो सबसे पहले चीज़ समझ में आती है कि मायके में 4 ही दिन रहना है, यानी कुछ दिन रहना है, फिर तो ससुराल जाना है। तो सामान्य रूप से देखें तो स्त्रियों के मन में या लड़कियों के मन में ससुराल जाने से पहले न जाने कितने संशय होते हैं। उस संशय पर मलिक बहुमन चायसी ने बहुत गहराई से महसूस करते हुए उसे इस पद में रखा है कि ससुर कैसा व्यवहार करेगा, ननद कैसे व्यवहार करेगी, और
वह संशय तो है, साथ ही जो मायके का सुख है, सखी सहेलियों का साथ है, वह भी देखने को फिर से मिलेगा नहीं। दूसरी एक चीज़ समझ सकते हैं कि और सब तो किसी तरह से रखें कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण व्यवहार पति का होता है कि पति का व्यवहार अगर अच्छा हुआ तो सब कुछ अच्छा है, नहीं तो सब बेकार है। तो ये उस संशय को इसमें दिखाया गया है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर ये जो नैहर शब्द है, इससे यह प्रतीत होता है कि इस पद का एक अन्य अर्थ भी निकाला जा सकता है कि यह संसार मायका है और इस संसार से जाना ही है। ऐसे प्रतीक कबीर भी चुनते हैं। ऐसे प्रतीक निर्गुणवादी ज्ञान मार्ग की शाखा के कवियों के यहाँ भी देखने को मिल जाते हैं कि वो भी संसार को नैहर ही मानते हैं, मायका ही मानते हैं और ईश्वर का घर ससुराल का घर है, यानी हमें बहुत दिनों तक यहाँ रहना नहीं है। तो इसका एक कहीं कहीं पर जो प्रतीकार्थ निकल सकता है तो समासोक्ति इस पद में देखी जा सकती है। चौपाई और दोहा में छंद में लिखा गया है। और अगर काव्यगत सौंदर्य की बात करें इसमें तो भाषा अवधि है, इसकी ठेठ अवधि है। आगे कुछ और इसमें देखें तो मसनवी शैली का प्रभाव दिखा सकते हैं। अगला हम पद देखें तो सभी सखियां सहेलियां आपस में बात कर रही हैं और जो बात इस दूसरे पद में की गई उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रही हैं कि मिला ही रहस्य सब चढ़ही है डोरी, झूल ले सुख बारी भोरी। भोरी मतलब भोली। भोली सखियों आज मिल करके एक साथ रह लो और झूला झूल लो। मिले ही रहस्य सब हिल मिल करके झूला झूल लो, खेल लो। झूल ले ही सुख बारी भोरी, यह सुख की बारी है, सुख का समय है सखियों, खेल लो। झूल ले हूँ नैहर जब ताई, जब तक नैहर में हो, जब तक मायके में हो तब तक तो झूल लो खेल लो। फिर नहीं झूलन दी है साईं, फिर मायके से ससुराल में जाएंगे तो जो साईं है, जो पति है, वह झूलने नहीं देगा। क्यों नहीं झूलने देगा? क्योंकि ससुराल में रहना मर्यादा में रहना है, अति नैतिकता से रहना है। वहाँ पर यह स्वच्छंदता, यह स्वतंत्रता नहीं मिलने वाली है। पुनि सासुर ले राखें तहाँ, फिर ससुर भी मुझे इस तरह से वहाँ घर में नियम कानून बना करके रखेगा कि नैहर चाह न पाऊँ तहाँ, कि जहाँ तो मैं अपने मायके की चाह यानी सूचना तक भी नहीं पाऊँगी। और वहाँ ऐसे रखा जाएगा कि न तो यह धूप मिलेगी न तो यह छाँव मिलेगी। रहब सखी बिनु मंदिर महा, कि सखियों के बिना, सहेलियों के बिना मुझे अकेले घर में रहना पड़ेगा। मंदिर यानी घर में रहना पड़ेगा। गुण पूछी हैं और लई हैं दोखो, जब हम ससुराल में जाएंगे तो वहाँ पर हमें गुण पूछा जाएगा मेरा, और सब लोग दोखो यानी दोष, और सब लोग मेरा दोष निकालेंगे, कमियां निकालेंगे। आज भी देखिए कि ससुराल में बहू से गुण ही पूछे जाते हैं कि इसे क्या क्या आता है, तो ससुराल में तो गुण पूछे जाएंगे, सब दोष निकालेंगे। कौन उत्तर पाऊँ तहमोखू, कि मैं कौन सा उत्तर दूंगी, मुझे तो पता भी नहीं है। सास ननद के भौं सिकोरे, रहब संकोच दुगो कर जोरे, कि सास और ननद तो ऐसी होंगी कि बात बात में भौहें सिकोड़ेंगी। भौहें सिकोड़ना एक मुहावरा है और इस मुहावरे का कितना सुंदर सा प्रयोग जैसी करते हैं कि सास और ननद बार बार में क्या करेंगी, भौं सिकोड़ेंगी, यानी मेरा कोई भी काम उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। रहब संकोच दुगो कर जोड़, और मैं संकोच में वहाँ व्यतीत करूँगी अपना जीवन ससुराल में, और दोनों हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्र हो करके, दोनों हाथ जोड़ना मतलब विनम्रता के साथ रहना, वहाँ पर तो बड़ी विनम्रता के साथ हमें रहना पड़ेगा। कित यह रहस्य जो आऊब करना, ससुर अंत जन्म भर रहना, कि कित यह रहस्य, कब कब मैं यहाँ लौट करके आऊँगी यह कुछ भी पता नहीं है, और उस ससुराल में तो जन्म भर रहना है, अंतिम समय तक रहना है। कित नैहर पुनि आऊब, कित ससुरे यह खेल, कहते हैं कि ना तो मुझे मायके में नैहर में आने का मौका मिलेगा, ना तो ससुराल में यह खेल खेलने को मिलेगा। आप कह हुई हैं परब पंख जस डेल, हम सब सहेलियां आप अकेले अकेले रहेंगी, एक साथ तो रहने का कभी मौका ही नहीं मिलेगा, अलग अलग रहेंगी। परब पंख जस डेल, कि परब मतलब कि पड़े रहना, वैसे ही हम लोग पड़े रहेंगे जैसे कि
पिंजड़े में बंद हुआ, पक्षी बंद रहेगा, पंख मतलब पक्षी बंद रहेगा, हम तो उड़ करके एक दूसरे से आ भी नहीं सकते हैं, मिल भी नहीं सकते हैं। तो इस पद में ससुराल में किसी लड़की के द्वारा, महिला के द्वारा क्या कष्ट भोगा जा रहा है, उस बात का चित्रण किया गया है। दोहा चौपाई छंद है और जहाँ जहाँ पर यह नैहर की बात आ रही है तो एक प्रतीकार्थ निकल रहा है, और जहाँ पर बीच बीच में ऐसे प्रतीकार्थ निकले सामान्य अर्थ के साथ साथ, तो वहाँ पर यह समझ लेना है कि समासोक्ति की बात की गई है। श्रृंगार या शांत रस देखे जा सकते हैं कि सखी सहेलियों के साथ खेलने कूदने की बात होगी, हर्ष उल्लास की बात होगी तो श्रृंगार होगा, और जहाँ पर इस संसार से विरक्ति का भाव है, ससुराल में जाने का भाव है, कष्ट यातनाएं हैं, तो एक शांत रस यहाँ पर देखा जा सकता है। चौपाई और दोहे छंद में लिखा हुआ यह पद है। आगे हम देखें तो सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा झोर केस मुखलाई, कि अब सभी सखियां सहेलियां अभी तक हमने देखा कि आती हैं, तालाब के किनारे खड़ी होती हैं, सोच विचार करती हैं, झूले झूलती हैं। अब तालाब के किनारे आई हैं स्नान करने के लिए, और स्नान करने के लिए आई हैं तो लिखा है इसमें कि खोपा छोरी, कि अपना बाल का जो जूड़ा है वो छोड़ करके अपने बाल क्या कर देती हैं, फैला देती हैं, और स्नान करने के लिए प्रवेश करना चाहती हैं या जाती हैं स्नान करने के लिए। तो वो कैसे लग रही हैं, इस सौंदर्य का वर्णन इसमें किया गया है कि पद्मिनी आती है तालाब के किनारे और बाल छोड़ देती है, जोड़ा छोड़ देती है, तो वह कैसे लगती है। शशि मुख, उसका मुख कैसे लगता है, शशि का मतलब चंद्रमा। और ये देखिए कि अवधि में तालव्य सा नहीं मिलता है, अवधि में केवल दंत सा है, तो इसीलिए जहाँ पर शशि ऐसे लिखा रहेगा शशि, उसको समझना है कि तत्सम रूप में ऐसे लिखा जाएगा शशि। तो शशि मुख, उसका मुख कैसे लग रहा है, चंद्रमा जैसे लग रहा है, और उसके सभी अंग ऐसे लग रहा है कि मलयगिरी पर्वत हैं, यानी ऐसा लग रहा है कि उसका पूरा शरीर पद्मावती का लग रहा है कि मलयगिरी पर्वत पर शशि का मुख यानी मलयगिरी पर्वत पर चंद्रमा विराजमान है। नागिन झाँप लीन चहुँ पासा, कि चारों ओर से नागिन आसपास उसके चेहरे के आकर के घेर ली हैं। तो उसके बाल कैसे हैं, बालों का उपमान नागिन से किया गया, सांप से किया गया। उनई घटा परी जगमाहा, कि जो घटा है ऐसे लग रहा है कि उसके बाल इतने विशाल हैं कि चारों तरफ से वो लग रहा है कि घटाएं घिर गई हैं, कि संसार में छाँव हो गया है। सस के शरण लीन जनुराहा, अब ऐसा लग रहा है, ऐसे मान लो कि शशि के शरण में यानी चंद्रमा की शरण में राहु आ गया है। तो जनुराहा उत्प्रेक्षा, जहाँ पर भी ऐसे मान लो, ऐसे जान लो, ऐसे भाव आए, यानी उपमेय में उपमान में उपमेय की संभावना व्यक्त की जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उनई घटा परी जगमाहा, कि उसके बाल इतने विस्तृत हैं कि चारों तरफ ऐसे लग रहा है कि बादल छा गए हैं। और शशि के शरण लीन जनुराहा, तो ये जो अंधेरा हुआ है बादलों के आने से, तो ऐसा लग रहा है कि राहु चंद्रमा की शरण में आ गया है। छप गए दिन भानु कै दासा, भानु का मतलब सूर्य, भानु का मतलब सूर्य, तो दिन क्या हो गया है, छिप गया है। दिन क्या हो गया है, छिप गया है। छप गए दिन भानु कै दासा, दशा, कि भानु की दशा ऐसी है कि दिन नहीं निकल पा रहा है। ले निस नखत चाँद परगसा, नखत यानी नक्षत्र, नखत का तत्सम होगा नक्षत्र, और नक्षत्र कहते हैं तारों को, कि जो तारे हैं वो चाँद और तारे आसमान में परगसा यानी प्रकट हो गए हैं, प्रकट हो गए हैं। भूल चकोर दीठ मुखलावा, और चकोर पक्षी भी क्या कर रहा है, भूल गया है। चकोर पक्षी को अभिशाप है कि रात में वो जोड़े में रहते हैं और रात में मिल नहीं पाते, दोनों चाँद को ही देखते हैं और बोलते हैं, एक कहीं नदी के एक छोर से तो कोई दूसरा नदी के दूसरे छोर से, या किसी मैदान के एक छोर से तो जोड़े का दूसरा पक्षी दूसरे छोर से। तो चकोर भी भूल गया है कि दीठ का मतलब दृष्टि, निगाह, तो चकोर भी यह भूल गया है, क्या भूल गया है
कि यह दिन का चाँद है कि रात का चाँद है। यानी अगर पद्मावती मलयगिरी पर्वत पर चाँद दिखाई दे रहा है तो चकोर दिन में ही उसको रात होने का भ्रम हो आया और वह किसको देख रहा है, और अपनी दृष्टि से किसको देख रहा है, पद्मावती के उस चंद्रमुख को देख रहा है। मेघ घटा मह चाँद दिखावा, उसे उस चकोर को बादलों की घटा के मध्य में, मह मतलब मध्य में या में क्या दिखाई दे रहा है, चाँद दिख रहा है। तो ये ठेठ अवधि का एक परसर्ग है मह। दसन दामिनी कोकिल भाकी, दसन दांत की पर्यायवाची है, दसन, और दामिनी बिजली की पर्यायवाची है, जो बिजली चमकती है आसमान में, कि जो उसके दांत हैं वो बिजली जैसे चमक रहे हैं। और कोकिल भाकी, और उसकी जो भाषा है वो कैसी है, वो है कोयल जैसी। भाकी मतलब उसकी भाषा, उसकी बोली कैसे है, कोयल जैसी है। भाकी का मतलब बोली, उसकी बोली कोयल जैसी है। भौहें धनुख, और उसकी भौहें कैसी हैं, धनुष जैसी हैं। गगन ले राखी, और वो धनुष, भौहें अगर धनुष हैं तो पूरे वो धनुष ऐसा लग रहा है कि आसमान में, गगन में व्याप्त है। नयन खंजन दुई केल करे ही, आँखों का उपमान खंजन पक्षी से बार बार साहित्य में दिया गया है। आधुनिक काल में, ये तो मध्यकाल की कविता है जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आधुनिक काल में भी मैथिली शरण गुप्त जब लक्ष्मण के आँखों की सुंदरता की बात करते हैं तो खंजन पक्षी से उसकी उपमा देते हैं कि निरख सखी, उर्मिला कहती है कि निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। तो खंजन पक्षी कि जैसे आँखें सुंदर होती हैं तो नयन खंजन हैं। नयन खंजन दुई केल करे ही, कि जो आँख रूपी खंजन पक्षी है और नयन खंजन में रूपक है। यहाँ पर एक भी बार यह बात नहीं की गई कि खंजन जैसी आँखें हैं, नयन खंजन कहा, इसका मतलब कि वो आँखें ही खंजन पक्षी हैं। अंतर नहीं हो पा रहा है कि वो नयन हैं, वो आँखें हैं कि खंजन पक्षी हैं। तो दोनों आँखें क्या कर रही हैं, आपस में केल क्रीड़ाएँ कर रही हैं, खेल रही हैं। कुछ नारंग मधुकर रस लेही, और उसके रोज ऐसे लग रहे हैं कि नारंग है, नारंगी के फल हैं, और भौरे उसका रस लेने के लिए तत्पर है। सरवर रूप विमोहा हिये हलोर हिलेही, और सरवर भी, तालाब भी इस रूप पर मोहित हो गया है, और उसके मन में, उसके हृदय में तरंगें उठ रही हैं, हिलोरें उठ रही हैं। हिलोर मतलब तरंगें उठ रही हैं, पानी है तो तरंगें तो उठेंगी ही। पाँव छुओ मक पाँव, और इस रूप को देख करके वह क्या छूना चाह रहा है, पद्मावती का चरण स्पर्श करना चाह रहा है, पाँव छूना चाह रहा है। ए हिमिस लहर से दे, इस वजह से, इस कारण से उसमें बार बार ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। अब पद्मावती के ये सौंदर्य को सामान्य रूप से देखा जाए तो अतिशयोक्ति की बात होगी कि सौंदर्य का ऐसा चित्रण किया गया कि बाल छोड़ देने से, जूड़ा छोड़ देने से चारों तरफ अंधेरा हो गया है, और उसका मुख चाँद जैसे, उसके अंग मलयगिरी पर्वत जैसे, और उसके बाल नागिन जैसे, और यह सब ऐसा लग रहा है कि घटा सा छा जाना। तो किसी सामान्य व्यक्ति का सौंदर्य तो ऐसे हो नहीं सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि पद्मावती का सौंदर्य कहीं ना कहीं यह आभास कराता है कि वह ईश्वर का प्रतीक है। और अंत में यह जो पद देखने को मिलता है कि तन चितौर मन राजा कीन्हा, जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि पद्मावत जो है, पद्मावत के पात्र प्रतीकों की अभिव्यक्ति करते हैं और इनका अपना आध्यात्मिक अर्थ है। तो इस संदर्भ में यह भी देखने को मिल सकता है कि पद्मावती ईश्वर का प्रतीक मानी जा सकती है, क्योंकि पद्मावती का सौंदर्य सामान्य स्त्री का सौंदर्य नहीं है। आगे हम देखें 5वां पद, धरी तीर सब कंचुकी सारी, कि नहाने के लिए व्यक्ति जाएगा तो साथ में कपड़ा तो लेकर के जाएगा। तो तालाब के किनारे सखियां सहेलियां नहाने के लिए गई तो अपनी कंचुकी, अपनी साड़ी, किसी किसी पद में है छीपक साड़ी लिखा हुआ है, छपाई वाली साड़ी, लेकिन यहाँ कंचुकी साड़ी लिखा है, तो कंचुकी का मतलब अपनी अगिया, अपनी साड़ी सब ले जा कर के किनारे पर रख देती हैं। सरवर मह बैठी सब बारी, और सब कहाँ बैठ गई हैं, बैठी नहीं पैठी हैं। पैठी मतलब प्रवेश करना, और कहाँ प्रवेश कर रही हैं, सब तालाब में प्रवेश कर गई हैं। पाई नीर जानो सब बेली, ऐसे लग रहा है कि जैसे सूखी हुई बेल पानी पाकर के प्रफुल्लित हो जाती है, उसी तरह से सभी सखियां, नीर का मतलब पानी पाकर के क्या हो गई हैं, खुश हो गई हैं। हुलस ही करें काम कह के लिए, सब आपस में उल्लास
मय हैं। हुलसना मतलब प्रसन्न होना, उल्लास करें काम के लिए, और आपस में वो सब क्या कर रही हैं, खेल रही हैं, मस्ती में खेल रही हैं। करिल केस बिसहर बिसहरे, और जब आपस में खेलेंगी और बाल खुले हुए होंगे तो ऐसा लग रहा है कि पानी में वो बाल नहीं फैल रहे हैं, उस वो विषहर फैल रहे हैं, सांप फैल रहे हैं। कर करिल केस बिसहर बिसहरे, सब विष वाले सांप इधर उधर फैल रहे हैं। लहरें ले कवल मुख धरे, और मुख के आसपास के जो बाल फैल रहे हैं तो वो ऐसे लग रहा है कि वो मुख रूपी कमल, कमल मुख फिर से यहाँ रूपक है, तो वो कमल रूपी मुख को पकड़ना चाहते हैं, स्पर्श करना चाहते हैं। तो मुख कैसा है, मुख क्या है, कमल है। ये अंतर नहीं लग रहा है कि कमल है कि मुख है, तो मुख उपमान के रूप में, मुख के उपमान के रूप में कमल का प्रयोग किया गया है। नवल बसंत संवारी करी, कि ऐसे लग रहा है कि नवल बसंत आ गया है, नया नया इन सबके जीवन में बसंत आ गया है और यह सब प्रसन्न है। होय प्रकट चानह रस भरी, और ऐसा लग रहा है कि यह बसंत आया, यह दृश्य देख करके तो चारों तरफ से रस भरी, यानी एक तरह का आनंद, आमोद या खुशहाली का वातावरण इन सब में बन गया है। उठी कोप जस दारिख दावा, कहते हैं कि दारिख, दाखा, दाखा यानी द्राक्ष, और दारिक का मतलब पेड़ से, तो द्राक्षा मतलब अंगूर, और दारिक कहीं कहीं दाड़िम के लिए भी प्रयोग होता है। तो यहाँ अनार और अंगूर के फलों की बात की जा रही है कि ऐसा लग रहा है कि अनार और अंगूर के पेड़ों में कोपले आ गई हैं, वो सब इतनी प्रसन्न है, नए नए पत्ते आ गए हैं। भाई अनंत, अनंत है, अनंत प्रेम का शाखा, कि उन सब के मन में प्रेम का व्यापार इतना ज़्यादा है कि आपस में ऐसे लग रहा है कि प्रेम में इस अगर अगर अंगूर और अनार में कोपले आ रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि प्रेम की शाखाएं चारों तरफ फैल रही हैं, यानी उस सब में अतिशय स्नेह बढ़ रहा है और वो सब आपस में खेल रही हैं। सरोवर ना ही समाहि संसारा, और तालाब भी, यानी जिस मानसरोवर में वो स्नान कर रही हैं वह भी खुशी के कारण संसार में उसकी खुशी समा नहीं रही है। चाँद नहाए पैठ ले तारा, ऐसा लग रहा है, उसे महसूस हो रहा है कि आज चाँद आकर के उस मानसरोवर में स्नान कर रहा है, और चाँद अकेले स्नान नहीं करने आया है, अपने सभी तारों के साथ वो स्नान करने के लिए आया है। इसका मतलब यहाँ चाँद रूपक है किसका, पद्मावती का, और तारे रूपक हैं उसकी सभी सहेलियों के। तो पद्मावती चाँद के रूप में और तारे सभी सहेलियों के रूप में स्नान करने के लिए मानसरोवर में प्रवेश कर गई हैं और स्नान कर रही हैं। धन सो नीर ससी तरई उई, कहते हैं कि आज तो वह सरोवर भी, वह नीर भी, वह पानी भी धन्य हो गया। शशि का मतलब चाँद और तरई का मतलब तारे उसमें आ गए हैं। अब कित दीठ कमल और कुई, कहते हैं कि अब जहाँ जहाँ तक दृष्टि जाती है यह कमल और कुई, यानी कमल का पुष्प अगर पद्मावती है तो कुमुदनी उसकी सखियां हैं, तो यह कमल और कुमुदनी ही देखने को दिखाई दे रही हैं। तो यह दृश्य कि मानसरोवर में चाँद उतर आया है, इस दृश्य को देख करके जो चकुरी है वह बिछड़ जाती है अपने जोड़े से और पुकार करती है, कहाँ मिलो हो ना, कि हे नाथ, हे स्वामी, तुम कहाँ मिलोगे, कब मिलोगे, कैसे मिलोगे। क्योंकि एक चाँद निस सरगम, कि आसमान में एक चाँद तो रात में आता है, निसी मतलब रात में आता है, सरग मतलब आसमान में, आसमान में एक चाँद तो रात में आता है, और दिन दूसरा, और दूसरा चाँद तो जल में दिन में उतर आता है। तो दिन में भी चाँद निकल आता है, रात में भी चाँद निकल आता है, तो मैं तुमसे कैसे मिलूँगी, क्योंकि रात में चकवा अपने जोड़े से मिल नहीं सकता है। तो ये सुंदर सा पद हमने देखा मलिक मोहम्मद जायसी के मानसरोवर खंड से, जिसमें पद्मावती और उसकी सभी सखियों सहेलियों के सौंदर्य की बात की गई है। इसमें अलंकारों की बात करें तो रूपक अलंकार देखने को मिल जाएंगे, उत्प्रेक्षा देखने को मिल जाएगा, अतिशयोक्ति देखने को मिल जाएगा, और छंद चौपाई और दोहे में लिखा गया है, भाषा अवधि है, और रस श्रृंगार है। अगला हम पद देखें, और 6 ही पद हैं पाठ्यक्रम में, बीए के पाठ्यक्रम में, तो ये अंतिम पद होगा। लगी केल करें मझ नीरा, केली का मतलब खेलने से है, जब वो आई खेलने के लिए तो वो मझ मतलब मध्य में, बीच में, कि पानी में, और मझ क्या है, एक परसर्ग है, परसर्ग का मतलब कारक चिन्ह है, और कारक चिन्ह अवधि का है क्योंकि यह भाषा अवधि है।
लगी केल करे मछनीरा, कि पानी में आकर के वो क्या करने लगी हैं, खेल खेलने लगी हैं सभी सहेलियां और पद्मावती। हंस लजाए बैठे वही तीरा, कि यह इतना सुंदर खेल खेल रही हैं सखियां सहेलियां कि हंस भी लज्जित होकर के उस तालाब से निकल के तालाब के किनारे, तीरे मतलब किनारे पर जाकर के बैठ गए हैं। पद्मावती कौतुक कह राखी, कहते हैं कि पद्मावती में बड़ा कौतुक है, आश्चर्य है, बड़ा सुंदर सा खेल खेल रही हैं कि उसके मन की भी खुशी नहीं समा रही है। तुम शशि हो तराहीन साखी, वो कहती हैं, उसकी सखियां उससे कहती हैं कि पद्मावती सुनो, तुम क्या हो, शशि हो, चाँद हो, और हम सब क्या हैं, तारे हैं। बाद मिल के खेल पसारा, हार ले जो हारन हारा, कि वो सब आपस में मिल करके, बाद मिल के तय करके आपस में मिलती हैं, तय करती हैं कि चलो एक ऐसा खेल खेला जाए जिसमें हम हार का खेल खेलेंगे, और वो हार का खेल यानी सभी अपने गले में हार पहनी रही होंगी, तो हार का खेल खेलेंगे, आदान प्रदान करेंगे हार का एक दूसरे को, और जब हार जाएंगे तो उन्हें अपना हार देना पड़ेगा। सांवरे सांवर गोरे आपन लीन सुजोड़ी, अब खेल खेल में जोड़ियां तो बनाई ही जाएंगी, तो सांवली सांवली सखियां एक साथ हो जाती हैं और गोरी सखियां अपना अपना जोड़ा बना लेती हैं। आपुन लीन सी जोड़ी, कि सभी सखियां अपना अपना जोड़ा तय कर लेती हैं। बूझ खेल खेलहूँ एक साथ था, सब समझ समझ करके बड़ी सावधानी से एक साथ मिल करके खेल खेल रही हैं। हार न होई पराए हाथा, सब अपने जोड़ी के हाथ में ही हार दे रही हैं। कोई दूसरी सहेली उनसे हार छीनने की कोशिश करती है तो वो उसे हार नहीं देती हैं, छिपाने या बचाने का काम करते हुए ये खेल खेल रही हैं। और फिर वो कहती हैं कि आजू ही खेल, यानी आज ही खेल लो, बहुर कित होई, फिर से क्या होगा न जाने क्या होगा, पता भी नहीं हो चलेगा। खेल गए कि खेले कोई, कि फिर तो यह खेल भी चला जाएगा और खेलने का मौका भी दोबारा नहीं मिलेगा। धन सो खेल खेल यह प्रेमा, प्रेमा का मतलब प्रेमा, यह प्रेम भी धन्य है, यह खेल भी धन्य है, यह स्नेह भी धन्य है जो मित्रों के बीच होता है, सखियों सहेलियों के बीच होता है। रउताई और कुशल क्षेमा, कि एक साथ सब, कि यह खेल भी धन्य है और यह प्रेम भी धन्य है, क्योंकि ऐसा प्रेम केवल मित्रों के बीच में ही, सखियों सहेलियों के बीच में ही देखा जा सकता है। रउताई का मतलब हुआ कि अगर कोई अपनी श्रेष्ठता दिखा रहा है, अपनी प्रभुताई दिखा रहा है, स्वामीपन दिखा रहा है और इतना कुशल क्षेम और प्रेम भी दिखा रहा है, तो यह दोनों एक साथ मिल पाना संभव नहीं है। वह इन्हीं सखी सहेलियों दोस्तों के साथ ही यह खेल खेल में इतना स्नेह और प्रेम संभव है। मोहम्मद बाजी प्रेम कह ज्यों भावे तुम खेल, कि कहते हैं कि जिस तरह से जिसका मन लगे उसी तरह से यह प्रेम की बाजी, प्रेम का खेल खेला जाता है। तिह फूलें के संग ज्यों होई फुलायल तेल, कहते हैं कि अगर तेल को किसी सुगंधित फूल के साथ गर्म किया जाता है तो फूल का गुण भी उस तेल में चला आता है, वह तेल भी सुगंधित हो जाता है। ठीक उसी तरह से यह प्रेम का खेल भी होता है कि हम जिस व्यक्ति से स्नेह करते हैं उसके स्वभाव से भी हम प्रभावित होते हैं। तो पद्मावती और उनकी सखियों सहेलियों के बीच का यह जो प्रेम है, यह एक संदेश भी है कि हमें भी अपने मित्रों दोस्तों के साथ उसी तरह से मिलजुल करके, हिल मिल करके रहना चाहिए। और काव्यगत सौंदर्य की बात करें इस पद में, तो भाषा अवधि है, चौपाई और दोहे में लिखा गया छंद है, श्रृंगार रस की बात इसमें देखी जा सकती है कि प्रेम, हास, परिहास सखियों सहेलियों के बीच। पद्मावती के रूप सौंदर्य के साथ साथ उसकी सखियों सहेलियों के सौंदर्य की बात इसमें की गई है। समासोक्ति का प्रभाव देखा ही जा सकता है, सारे के सारे पदों में देखा जा सकता है जितना अभी तक हमने देखा, और अतिशयोक्ति भी इसमें देखी जा सकती है। इस तरह से हमने बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में जो मानसरोधक खंड है उसको देखा। जिन जिन विश्वविद्यालयों में एमए के पाठ्यक्रम में ये शामिल है उनके लिए भी समान रूप से लाभकारी होगा ये वीडियो। साथ ही मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा, उनकी शैली, कविता के अर्थ, अलंकारों का प्रयोग, ये सब आपको इसमें देखने, जानने, समझने को मिला। तो थैंक यू, मिलते हैं किसी अगली क्लास के साथ। आप सबको सुनने के लिए, पढ़ने के लिए धन्यवाद।